Hello student, this is my third video of bookkeeping and accountancy as per the revised syllabus of Maharashtra for SYJC students from the academic year 2021. Now मैंने सेकेंड वीडियो से ही चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया पार्टनरशिप का, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने डिस्कस किए और उसके बाद हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में भी पढ़ा और एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो भी हमने सीखे और वो भी सीखा कि ये जो प्रोविजंस हैं वो हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे हेल्प करने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट कि आप ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ तो दे रहे हो, व्यू कर रहे हो, लेकिन उसे आप लाइक नहीं कर रहे हो। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड इवन सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए SYJC के बच्चों में, आपके फ्रेंड्स को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SYJC के बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, नाउ इन दिस वीडियो I will talk about types of partners and types of partnership. ओके, सो जब हम लोग पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उनके बहुत सारे अलग अलग टाइप के रोल्स होते हैं। हर एक पार्टनर का अपना अपना डिफरेंट रोल होता है, तो उसे किस हिसाब से पार्टनरशिप में एंट्री दी गई है या उसे उनके साथ अग्रीमेंट किया गया है, तो उस हिसाब से उनका अलग अलग रोल हो जाता है। तो उसी हिसाब से अलग अलग टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आपकी जो रिवाइज मतलब टॉपिक है बुक कीपिंग में, इसके ये टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप ये FYJC में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सो आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना है क्योंकि इस पे से आपको ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं ना। पहला पॉइंट है नॉमिनल पार्टनर। ना व्हाट डू यू मीन बाय अ नॉमिनल पार्टनर इज ही इज़ अ पार्टनर हु डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल नॉर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। यानी वो पैसे भी नहीं लाता है, तो ऑफकोर्स पैसे नहीं लाएगा तो वो प्रॉफिट या लॉस भी शेयर नहीं करेगा, यानी उसका उसका कोई भी रोल नहीं है बिजनेस में। वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में या मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? सो ही विल जस्ट लैंड हिज नेम, यानी वो सिर्फ अपना नाम देगा बिजनेस को। अगर आपके बिजनेस के साथ कोई पॉपुलर पर्सनालिटी जुड़ जाए तो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को फ़ायदा होगा, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेस में से चीज़ें खरीदेंगे। अभी फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दूँ या अमिताभ बच्चन को बना दूँ, तो वो जितने भी उनके फॉलोवर्स या फैंस हैं उनको लगेगा कि यस ये जो प्रोडक्ट है वो खरीदने जैसा है, राइट। तो वैसे उसकी बिजनेस की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ओके, सेकेंड इज एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करूँगी। ठीक है, एक्टिव पार्टनर और वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है कि जो एक्टिवली बिजनेस मैनेज करने में डे टू डे वर्क करता है। ओके, तो उसके लिए कभी कभी उससे अगर पार्टनरशिप डीड में यानी कि अग्रीमेंट में उसका प्रोविजन अगर किया गया है तो ही विल गेट अ सैलरी, कमीशन और रेम्यूनरेशन। जो भी प्रोविजन किया गया है उसे उसके हिसाब से उसे एक्स्ट्रा मिलेगा अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी ये जो पार्टनर है वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे विल गेट एक्स्ट्रा वर्क इफ फ्यू पार्टनर्स आर वर्किंग। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल के 5 पार्टनर्स है लेकिन उसमें से 2 पार्टनर्स जो है वो काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं सेकेंड और थर्ड पे जो पॉइंट है वो साथ में समझा रही हूँ। जो रिमेनिंग 2 पार्टनर्स जो काम नहीं करना चाहते हैं, अपने वॉलंटरीली अगर वो राइट सरेंडर करते हैं, वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट ऑन लॉस जब शेयर होता है तो उसके टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन इन बिटवीन जो मैनेजमेंट है बिजनेस का उसमें उसका कोई रोल होता नहीं है, तो उसे बोला जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। और जो 3 पार्टनर्स है जो डे टू डे बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट, तो उसकी 3 लोगों की वजह से सबको 5 को फायदा हुआ। इसके लिए अगर अग्रीमेंट में कोई प्रोविजन है तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन दिया जाता है। समझ में आया आपको? अगर 5 के 5 पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो उस पांचों को क्या बोला जाएगा? एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर नहीं है। क्लियर हुआ? अगेन मैं रिपीट करती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल के 5 पार्टनर्स हैं, 5 में से 3 पीपल आर वर्किंग, ओके, तो उन्हें एक्टिव और वर्किंग पार्टनर बोला जाएगा, और 2 पार्टनर्स जो काम नहीं कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पर उनको स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स काम कर रहे हैं
तो सभी को एक्टिव पार्टनर बोला जाएगा, वर्किंग पार्टनर बोला जाएगा, मतलब उस कंपनी में स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एस्टोपल। ना ये जो है वो एक्चुअली पार्टनर है ही नहीं। सी, ही इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट ही प्रिटेंड्स टू अदर एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी वो ऐसा दिखावा करता है कि वो इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। ओके, बहुत बार आप आपके स्टूडेंट्स में भी देखते होंगे आपस में कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो बहुत लंबी लंबी फेंकता है। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल कि उसके कोई दूर के रिश्तेदार का कोई शॉप रहा होगा, तो कभी बोलेगा कि अरे ये तो मेरा ही शॉप है, कभी भी कुछ भी रहेगा ना तो मुझे बोलना। ओके, सो दैट वे ही जस्ट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन दैट he is connected to this business. Okay, but actually he is not a partner, neither he contributes the capital nor he shares the profit or losses of the firm. लेकिन उसकी अगर ये हरकत की वजह से, उसकी ये इम्प्रेशन की वजह से अगर कोई बिजनेस डील होती है और उसमें लॉस हो जाता है तो ही इज लायबल फॉर दैट लॉस, क्योंकि उसने वो क्लैरिफाई किया नहीं। ओके, नाउ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब यहाँ पे क्या होता है, एस्टोपल में क्या होता है, वो खुद ही प्रिटेंड कर रहा है कि वो पार्टनर जैसा है बिजनेस में, लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि दूसरे उसे समझ लेते हैं कि वो पार्टनर है। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल के आपका कोई फ्रेंड किसी शॉप में बैठा है, कैश काउंटर पे बैठा है, शायद उसकी दोस्त की दुकान है या रिलेटिव की दुकान है, ऐसे ही वो जस्ट बैठ गया और आपने सोचा कि उसकी दुकान है और आपने वहां से जाके कुछ खरीदा और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए। ओके, नाउ उसने तो नहीं बोला था कि ये मेरी शॉप है, आपने उसको सिर्फ देख के ऐसा समझ लिया कि वो इस शॉप से रिलेटेड है, ये उसका बिजनेस है। समझ में आया? ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपका जो फ्रेंड है, ओके, वो आप क्लैरिफाई करते हो उससे कि तुम बिजनेस में हो और वो फिर भी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करता है, ओके, वो बोलेगा कि हाँ हाँ ये मेरा ही बिजनेस है, ऐसा उसने अगर रॉन्ग बोला, राइट, तो अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लॉस अगर होगा तो ही विल बी लायबल फॉर द शेयरिंग द लॉसेस। क्लियर विद दिस? ओके, अब 2 पॉइंट में वापस रिपीट कर देती हूँ, एस्टोपल और होल्डिंग आउट। एस्टोपल में होता है कि वो खुद प्रिटेंड करता है कि जैसे कि वो उसका ही बिजनेस है या वो बिजनेस का पार्टनर है, और होल्डिंग आउट में क्या होता है कि वो ऐसा प्रिटेंड नहीं करता है लेकिन दूसरे समझ लेते हैं कि वो पार्टनर से पार्टनर है वो बिजनेस का। ओके, तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। देन क्वाजी पार्टनर। After retirement, if any partner keeps his capital into business to earn interest, it is called as quasi partner. यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाता है लेकिन वो अपना कैपिटल लेके नहीं जाता है, वो कैपिटल बिजनेस में ही रहने देता है, लेकिन उस पे उसे प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलेगा, उसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। समझ में आया? ठीक है, ही विल नॉट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ही विल जस्ट गेट द इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म। ओके, देन पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम से ही पता चलता है ही विल कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी करेगा, लॉसेस में नहीं। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल सब मेरा है और मेरी जो फ्रेंड है उसका सिर्फ मैनेजमेंट है, स्किल्स है, वो है, राइट, तो मैंने मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन अगर किया है, राइट, तो मैं सिर्फ प्रॉफिट शेयर करूंगी, लॉसेस शेयर करने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, राइट, तो ऐसी सिचुएशन तब हो सकती है। क्लियर विद दिस? सो जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस शेयर करेगा नहीं। नाउ सब पार्टनर इज नॉट द एक्चुअल पार्टनर। ओके, अगेन ये भी एक्चुअल पार्टनर नहीं है, जैसे पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और ये सब पार्टनर, ये तीनों ही एक्चुअल पार्टनर्स नहीं है। ओके, बिकॉज उसका नाम ही मेंशन नहीं होगा अग्रीमेंट में। अब आप बोलोगे तो फिर वो पार्टनर क्यों है? नाउ अभी यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि ए और बी जो है वो पार्टनर है और उन्होंने एक XYZ कंपनी खोली है, बराबर है, तो पार्टनर कौन है? ए और बी है, बट A does not have the sufficient money to contribute the capital, so he will make C as his partner and not of the firm. मतलब क्या हुआ? A और B की पार्टनरशिप हुई लेकिन A के पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक C अपने फ्रेंड को बुलाएगा और बोलेगा कि हम दोनों पार्टनर है, ओके, तुम मुझे पैसा दो, ओके, और जो भी प्रॉफिट होगा वो हम शेयर करेंगे। तो उसने क्या किया? सी से पैसा लिया लेकिन एक्चुअली पार्टनरशिप किसके साथ की है? बी के साथ किया है। ओके, तो ए और सी में ओरल कमिटमेंट्स है, कोई एक्चुअल फर्म नहीं है,
राइट। तो यहाँ पे ए और बी ने XYZ कंपनी स्टार्ट की और जब उसमें कुछ भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल के ए और बी को 50-50 हज़ार मिला, ओके, तो अभी ए को क्या करना पड़ेगा, उसका जो 50,000 है उसमें से 25,000 किसको देना पड़ेगा, सी को। समझ में आया? ठीक है, यानी जो सी है, ओके, वो बी को जानता ही नहीं है, समझा? तो जो सी है वो ए का सब पार्टनर है। क्लियर विद दिस? ओके। देन सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब है अ पार्टनर हुज नेम इज नॉट डिस्क्लोज टू द आउटसाइडर। अभी जैसे नॉमिनल पार्टनर है वो जिस सिर्फ अपना नाम ही देता है बिजनेस को और कुछ नहीं उसमें कंट्रीब्यूशन करता। यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है जो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, शायद मैनेजमेंट भी करता होगा या प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करता है, और लेकिन उसको आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज नहीं करनी है बाहर वालों को। उसको ये नहीं पता चलना देना है कि मैं इस इस बिजनेस में पार्टनर हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सीक्रेट पार्टनर। इसका नाम अग्रीमेंट में मेंशन्ड होगा because he is an actual partner. Okay, then minor partner. Now हम सबको पता है कि minor क्या होता है, minor मतलब below the age of 18. Okay, so are as per Indian Contract Act 1872 any minor is not allowed to enter into any contract. मतलब 18 साल के कोई भी नीचे है तो उसे किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का अलाउड नहीं है। ओके, बट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 मीन्स अगर सारे पार्टनर्स अग्री होते हैं, सो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स अ माइनर कैन नॉट बी एडमिट, यानी सभी अगर अग्री होते हैं तो ही माइनर को एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, सो अगर माइनर को एडमिट किया तो उसका लायबिलिटी कैसा रहेगा, लिमिटेड। ठीक है, उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। कब तक रहेगी उसकी लिमिटेड लायबिलिटी, अप टू द एज ऑफ 18। ठीक है, वंस ही बिकम्स द मेजर, यानी जैसे ही वो 18 साल का हो जाता है, विद इन 6 months ही हैज टू गिव द डिक्लेरेशन, ओके, रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, अगर वो नहीं देता है विद इन 6 months तो वो ऑटोमेटिकली मेजर पार्टनर बन जाएगा और उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। क्लियर विद दिस? ओके, क्विक एक हम लोग वापस इसका रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल पार्टनर, ना वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, ना वो मैनेजमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन करेगा, ही विल जस्ट लैंड हिज नेम। एक्टिव पार्टनर यानी कि जो पार्टनर है कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसके लिए उसे एक्स्ट्रा सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है या उसे मिल सकता है अगर अग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन है तो। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करेगा, लेकिन मैनेजमेंट में कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन वो करेगा नहीं। एस्टोपल मतलब वो प्रिटेंड करता है कि वो पार्टनर है लेकिन वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है, उसकी ये फॉल्स इंप्रेशन से अगर कुछ भी लॉस हुआ तो वो लायबल है लॉसेस के लिए। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यानी दूसरे समझ लेते हैं, अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई नहीं करता, अगर उसे पता चल जाता है कि कोई उसे समझ रहा है फिर भी वो जानबूझ के क्लैरिफाई नहीं करता है तो वो लॉसेस के लिए लायबल है, अदरवाइज उसका कोई लॉसेस में भी कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं। क्वाजी पार्टनर मतलब रिटायरमेंट के बाद वो अपना कैपिटल रख देगा बिजनेस में ताकि उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता रहे, वो प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करेगा नहीं। देन पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली मतलब वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा और प्रॉफिट ही शेयर करेगा, लॉसेस वो शेयर करेगा नहीं। ओके, सब पार्टनर। ओके, सब पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का पार्टनर। ओके, अब जो पार्टनर का पार्टनर है, ओके, उसका एक्चुअल फर्म में कोई नाम नहीं होगा, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि XYZ कंपनी जो है वो AB की है, ओके, तो उसका सी का जो है उसका उसमें कोई रोल नहीं है, उसका कभी अग्रीमेंट में उसका नाम आएगा नहीं, तो ही इज नॉट एन एक्चुअल पार्टनर। जो सीक्रेट पार्टनर है वो जो है वो एक्चुअल पार्टनर है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी शेयर करेगा, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी बाहर वालों को दिखाना नहीं चाहता, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता कि वो इस कंपनी का पार्टनर है। देन माइनर पार्टनर, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कोई भी माइनर अलाउड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, लेकिन अगर एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारे ही पार्टनर्स परमिशन देते हैं तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है, तो उसकी लायबिलिटी उस वक्त क्या रहेगी, लिमिटेड। लेकिन जैसे ही वो मेजर हो जाएगा और अगर वो बिजनेस में कंटिन्यू करेगा तो उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितनी प्रकार की पार्टनरशिप हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप, और जिसे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी बोला जाता है। सो इंडिया में मेजॉरिटी करके जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स है वो ज़्यादातर करके क्या है, जनरल पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, पहले तो जनरल ही हुआ करती थी, कभी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि जो सेकंड और थर्ड जो है वो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ओके, तो पहले जितनी भी पार्टनरशिप हुआ करती थी वो जनरल या फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही होती थी, यानी कि जो भी पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, अनलिमिटेड, यानी उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अगर उसके पॉकेट में लास्ट पेनी भी है तो वहां तक उसको वो जो भी डेट्स है कंपनी के वो चुकाने पड़ेंगे। ओके, तो उसे जनरल पार्टनरशिप बोला जाता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड पार्टनरशिप? ये डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस किया है आफ्टर अमेंडमेंट। सो उसमें क्या है कि एटलीस्ट वन पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होना चाहिए। अगर बाकी सारे फिर पार्टनर्स का लायबिलिटी लिमिटेड हुआ तो चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड पार्टनरशिप। फिर तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ दिस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब है सारे ही पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड। ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो पहले यूके में बहुत पॉपुलर था। ओके, इंडिया में इसको पहले परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हुआ 2014 में, उसके बाद से ये जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, देन पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ना पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि द पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वर्क, वेंचर और अ प्रोजेक्ट। ना फॉर एग्जाम्पल कि ए ग्रुप ऑफ बिल्डर्स है और बी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स है। अब इन दोनों को बहुत ही मेजर एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत ही बिग बिल्डिंग बनाने का, यानी कि नियर अबाउट 35-40 स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नाउ ए भी इनकेपेबल है अकेले ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, और बी भी इनकेपेबल है, तो दोनों मिलके सिर्फ एक ये बिल्डिंग बनाने तक का प्रोजेक्ट अंडरटेकन करेंगे, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा दोनों की पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ओके, देन पार्टनरशिप एट विल, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था फीचर्स के लास्ट पॉइंट में डिसोल्यूशन में, जिसमें दिया था कि 14 डेज एडवांस नोटिस देके फिर फर्म को क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व, तो उसे बोला जाता है पार्टनरशिप एट विल। तभी भी मैंने ये आपको बताया था, यानी इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप की कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है कि 5 साल 10 साल 15 साल, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। यानी जब तक पार्टनर चाहे तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। ओके, अगर किसी भी पार्टनर ने 14 डेज एडवांस नोटिस दिया फॉर डिसोल्यूशन, तो सभी पार्टनर्स को कंपल्सरीली फर्म को क्या करना पड़ेगा, क्लोज। इज दैट क्लियर? ठीक है, 5 टाइप की पार्टनरशिप है। जनरल यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, सिर्फ एक ही पार्टनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा तो चलेगा, बाकी सबकी लिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। फिर तीसरे में क्या है, सभी की लिमिटेड लायबिलिटी है। ओके, और चौथे में क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कि सिर्फ वर्क और वेंचर या प्रोजेक्ट तक ही, ठीक है, वो एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वर्क के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टैंड टू डिसॉल्व। और पार्टनरशिप एट विल मतलब कोई फिक्स पीरियड नहीं है, लेकिन अगर कभी भी कोई भी पार्टनर 14 डेज एडवांस नोटिस देता है तो कंपनी को फिर कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा SYGC के बच्चों का इसका एडवांटेज मिले। थैंक यू सो मच। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।